हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 004 के आज इस लास्ट वीडियो पे हम आ गए हैं। इजी नोट्स की प्लेलिस्ट है ये और लास्ट वीडियो है आज, जिसमें हम ग्रुप्स एंड कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन दो टॉपिक को कवर करेंगे। ग्रुप्स तो मान के चलिए कि इसके बिना क्वेश्चन पेपर ही इनकम्प्लीट है। 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है, 6 में भी आ जाता है, कई बार दोनों भी हो सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो शॉर्ट में क्वेश्चन टाइप ऑफ ग्रुप्स ही आ जाता है 3 मार्कर में। तो ग्रुप्स तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन प्रोड्यूस करके देगा। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन भी टू ऑफ्टन पूछा गया है, तो इसको भी आपको कंसीडर करके चलना है। ओके, तो काफ़ी टॉपिक्स हैं हमें कवर करने हैं, समझेंगे। इजी है, बहुत आसान है। हम सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ग्रुप का पार्ट हैं या ग्रुप को हमने फॉर्म किया है, तो चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी। बाकी कोऑपरेशन एंड कंपटीशन दोनों टॉपिक भी हम लास्ट में कवर करेंगे। बिना किसी डिले के आ जाते हैं उस पेज पर जहाँ से हमें शुरुआत करनी है। और आई मेक श्योर कि लास्ट ही वीडियो होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि देखते हैं क्या होता है, पर अब सोच के स्टार्ट किया है कि इसी को लास्ट करना है तो लास्ट ही होगा। अब जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन आज आप मेरे साथ इस सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए पूरा रेडी रहिए। ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप क्या है आप सभी जानते हैं। एक इंडिविजुअल जब होता है वो ग्रुप नहीं होता, वो इंडिविजुअल ही होता है। एक से ज़्यादा लोग जब बनते हैं, दो से ज़्यादा लोग जब बनते हैं, मल्टीपल लोग एक जगह आते हैं, तो वो ग्रुप कहलाता है। ग्रुप डिफरेंट पर्पसेस को सर्व करता है। कई बार किसी एक इंटेंशन से कोई ग्रुप बनता है, मतलब जब कोई भी ग्रुप बनता है तो कुछ तो कॉमन होता है। बिना कुछ भी कॉमन हुए वो ग्रुप नहीं रहेगा, वो क्राउड बन जाएगा। ग्रुप और क्राउड में भी फ़र्क होता है। हम सड़क पे चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं। ये अलग बात है कि उनका पर्पस वो एक्सीडेंट देखना ही होता है नॉर्मली, जो जिसके लिए वो भीड़ करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो पर्पस में काउंट नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली बनाया जाता है। तो ग्रुप जो है वो इंटेंशनली फॉर्म होते हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। ग्रुप को कोई ना कोई लीड करता है। ग्रुप में जो लोग होते हैं वो कॉमन गोल्स, कॉमन इंटरेस्ट के साथ हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आगे पढ़ेंगे। ग्रुप सोशल साइकोलॉजी में दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो आपस में किसी भी कॉमन गोल, किसी भी कलेक्टिविस्ट कल्चर का कोई पार्ट होते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी देता है। जब आप कहते हैं कि मैं उस पार्टी से हूँ, तो लोग आपको उसका एक एज अ होल बॉडी की तरह से देखना शुरू कर देते हैं कि आप उस बॉडी में से ही कहीं कुछ हैं। ओके, ये बिलोंगिंगनेस को दिखाता है, सपोर्ट को दिखाता है, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, एटीट्यूड, डिसीजंस। ग्रुप फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, हमारे सोशल लाइफ को शेप करने में काफ़ी एसेंशियल होते हैं। हम सभी किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं, चाहे हम कितना भी आइसोलेटेड रहें, पर फिर भी हम मिनिमम लेवल पर भी कहीं ना कहीं ग्रुप का पार्ट होते ही हैं। जो लोग कहते हैं ना मैं बिल्कुल ही सोशली आइसोलेटेड हूँ, वो भी कहीं ना कहीं होते ही हैं, भले वो जिक्र ना करें। ग्रुप डायनामिक्स, हाउ ग्रुप्स फॉर्म, ऑपरेट एंड डिजॉल्व आर की आइडिया ऑफ स्टडी। ग्रुप पर बहुत रिसर्च हुई है। ग्रुप वैसे तो सुनने में लगता है कि क्या ही बात है, ग्रुप ही तो है, लेकिन नहीं, ग्रुप में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप किसी ग्रुप पे फोकस करिए, आप देखेंगे उसके अंदर आपको कोऑपरेशन नजर आएगा, कंपटीशन नजर आएगा। वो टॉपिक इसी से एसोसिएटेड है, इसीलिए वहाँ एंड में भी है। तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी कि ग्रुप में कई बार यूनिटी नज़र आती है ना। ग्रुप में जब फ्रैक्शन हो जाता है तो डिवाइडेड करके सब ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ग्रुप में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें ग्रुप की स्टडी में आती हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में नहीं लग रहा होगा, मैं ऐसी बात कह देती हूँ कभी कभी कि देखने में नहीं लग रहा होगा, पर बहुत पूछा जाता है। मैंने कहा ना ग्रुप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे भी पता होना चाहिए आपको। नहीं भी आता है ना ये, तो ये आपको एक ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन फॉर्म करने में ही हेल्प कर देगा। तो क्या होता है, बहुत सारी होती है यहाँ पे कि ग्रुप की खासियत क्या होती है कि उसमें इंटरेक्शन होता है। वो ग्रुप जिसमें इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है वो क्राउड है। अगेन क्राउड को मैंने आपको समझाया ना। तो ग्रुप में मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कॉम्पीट भी करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, पर उनके बीच में किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन तो होता ही है। उनके गोल्स कुछ ना कुछ शेयर होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं अपने ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप की। आप जिस ग्रुप में होंगे, फैमिली ग्रुप ही ले लीजिए, फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए, तो वो किस लिए है। फैमिली के केस में तो ये है कि सब जुड़े रहें, कुछ तो है ना शेयर्ड गोल की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को मिलती रहे, एक दूसरे के बारे में पता चलता रहे, कुछ भी चीज़ हो तो एक दूसरे को इमीडिएटली बताया जा सके। तो ये बहुत बेसिक हो गया फैमिली ग्रुप का एग्जाम्पल। लेकिन कोई भी और ग्रुप हो जिसमें आप बाहर जुड़े हुए हो, किसी कल्चरल ग्रुप में आप जुड़े हैं, तो आपका पर्पस क्या हो सकता है, एक साथ मिलके किसी चीज़ के लिए वर्क करना। तो शेयर्ड गोल होते हैं। इंटरडिपेंडेंस होती है, जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हर एक पर्सन दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है इन अ वे, और दूसरे से कुछ ना कुछ वो गेन कर रहा होता है। स्ट्रक्चर, ग्रुप
have defined roles, norms and status hierarchies. Some roles are formal. कई बार ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ऐसा ज़रूर होता है कि देखिए, अगर एक बेसिक व्हाट्सएप की ग्रुप की बात करें तो उसमें भी एक एडमिन होता है, चाहे वो अपने कोई भी पर्सन हो, इससे फ़र्क नहीं है, पर होता है। तो उसी तरीके से कोई भी ग्रुप हो, उसके रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे लीड करने वाले होते हैं, उसको चलाने वाले होते हैं। ग्रुप की आइडेंटिटी होती है जो हमें एक साथ होने की सेंस देती है, एक बिलोंगिंगनेस का साथ वो देती है, फीलिंग देती है। तो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। नॉर्म्स ज़रूर होते हैं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा जिसमें नॉर्म्स ना हो, रूल्स ना हो, बिना रूल के चल रहा हो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा। फिर वो ग्रुप नहीं रह जाता, फिर वो ग्रुप रह ही नहीं जाता, उसका कुछ और ही पर्पस बन जाता है। कोहेसिवनेस, जब भी कोई ग्रुप होता है ना, उसमें कोहेसिवनेस होती है, और वो तब ज़्यादा निकल कर आती है जब किसी दूसरे के सामने हमें करना होता है। जैसे चक दे इंडिया आपने सबने देखी होगी, बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल हैं उसमें ग्रुप के। वो एक सीन आता है ना जिसमें वैसे तो वो गर्ल्स आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन जब वो कोई आउटसाइडर उनको टीज करता है तो सारी गर्ल्स मिलके उसको बहुत बुरी तरीके से उसका हल कर देती हैं। ये क्या है? कोहेसिवनेस का एग्जाम्पल है। ये है वी की फीलिंग का, जो हमने बात करी, ग्रुप की आइडेंटिटी का एग्जाम्पल है। वो दिखाती है कि यूनिटी क्या है। तो कोहेसिवनेस तब ज़्यादा बढ़ती है हमेशा, वैसे तो रहती है ग्रुप में, लेकिन तब ज़्यादा बढ़ती है जब उन्हें कोई आउटसाइडर चैलेंज करता है, कोई भी आउटसाइडर कंपोनेंट उनको देखने को मिलता है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, जो ग्रुप होते हैं ना, वो हमेशा बने रहना चाहते हैं। ग्रुप्स में क्या होता है, वो बने रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं उनके साथ में, और ये कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी भी इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ग्रुप किस बेसिस पे फंक्शन करते हैं, ग्रुप के पर्पसेस क्या होते हैं, बहुत कुछ आप जोड़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप के टाइप्स, ये तो सी सेक्शन में भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, और बहुत अच्छा है ये टॉपिक। सी सेक्शन में जब भी आ जाता है तो उतना नहीं लिखना है आपको, सी सेक्शन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। आप 2-3 टाइप लिख देंगे ना, जस्ट टाइप के नेम्स लिख देंगे तो वो इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता है सी सेक्शन में। तो ग्रुप के जो टाइप है ना, वो इस पर बेस्ड है कि वो किस लिए बने हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप, स्मॉल, इंटीमेट एंड इमोशनली क्लोज, जैसे हमारे फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ जो हमारे ग्रुप होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, मतलब जिनमें लोग हमसे बड़ा करीब से जुड़े हैं, वो प्राइमरी ग्रुप्स हैं। आपके सिबलिंग्स के साथ आपके जो ग्रुप्स हैं, जिनके बीच में आप कंफर्टेबल रहते हैं, वो प्राइमरी ग्रुप हैं। सेकेंडरी ग्रुप वो हैं जो इनके अलावा हैं, इनसे बढ़कर हैं, बाहर निकल कर हैं। घर के ग्रुप हो गए आपके, मतलब मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, पिक्चर वही बन रही होगी आपके माइंड में। ग्रुप का मतलब हो गया जिनके बीच आप रहते हैं हमेशा, आपकी फैमिली भी तो एक ग्रुप है, ये प्राइमरी ग्रुप है आपका। लेकिन जब आप फैमिली से बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, आपके जो, आप मान लीजिए आप किसी क्लास में, अब इग्नू का तो मैं क्या ही एग्जाम्पल लूँ, लेकिन किसी और क्लास की बात करी हूँ, जैसे आप मान लीजिए 12th क्लास में थे, तो 12th बी आपका सेक्शन था, तो 12th बी की एक अलग फीलिंग है। 12th बी वाले 12th सी को थोड़ा उस नज़र से देखेंगे, ए को अलग नज़र से देखेंगे, है ना, कि ये तो हमारे सेक्शन का नहीं है, वो ऑटोमेटिक फीलिंग आती है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप हो जाता है, जो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होता है। ये फॉर्मल नहीं होता, यहाँ पे इनफॉर्मल चीज़ें चलती हैं। सेकेंडरी ग्रुप में क्या हो गया, चीज़ें फॉर्मल हो जाएंगी। अब फॉर्मल, पर्टिकुलर फॉर्मल क्या होते हैं, मतलब सेकेंडरी में तो मिक्सिंग हो सकती है, फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। फॉर्मल पर्टिकुलरली क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में वो होंगे जहाँ भी बहुत रिजिड रूल्स हैं, फिक्स चीज़ें हैं। ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में देखे जाते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ देखे जाते हैं। मैंने जो स्कूल का एग्जाम्पल लिया था वो फॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, वो सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल है। वहाँ पे कुछ चीज़ें फॉर्मल भी होंगी, कुछ इनफॉर्मल वे में भी आप ट्रीट करेंगे, लेकिन वो बना रहेगा। इनफॉर्मल ग्रुप वो होंगे जहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट और सोशल नीड्स के साथ हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इनफॉर्मल ग्रुप में आपकी फैमिली ग्रुप भी आते हैं, ध्यान से समझिएगा। इनफॉर्मल ग्रुप में आपकी, ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी है तो वो इनफॉर्मल नहीं हो सकता, प्राइमरी ग्रुप इनफॉर्मल भी हो सकता है, होता ही है इनफैक्ट। तो इनफॉर्मल ग्रुप, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी ग्रुप ही इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल ग्रुप और भी हो सकते हैं, जो आपके बाहर सोसाइटी में होंगे। आपकी कॉलोनी में 4 आंटियाँ मिलकर जो बातें करती हैं, उनका जो ग्रुप है वो इनफॉर्मल हो गया। फिर वो किसी और बड़े किसी सत्संग में जा रही हैं, मान लीजिए वहाँ बैठ रही हैं, वो उनका इनफॉर्मल ग्रुप हो गया। तो इनफॉर्मल ग्रुप और भी बड़े लेवल पर हो सकते हैं, पर वो भी एक एग्जाम्पल है। इन ग्रुप आउट ग्रुप सबसे इंटरेस्टिंग, ये कई बार आप सुन रहे हैं ना। इन ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें सब लोग आपस में खुद को वन मान के चलते हैं। और आउट ग्रुप होता है जिसमें आउटसाइडर, मतलब इन ग्रुप में आप जितने भी लोग हैं वो आपको एज अ वन होल देखते हैं, लेकिन आउट ग्रुप होने के लिए कोई दूसरा ग्रुप भी होना चाहिए। उसके बाहर के जितने भी लोग हैं, ग्रुप हैं, वो आउट ग्रुप हो गए। जैसे एक बड़ा टाउनशिप है, टाउनशिप में ABCDEF करके बिल्डिंग्स है, तो ए बिल्डिंग वाले जो आपस में एक
कोसिवनेस रखते हैं, जुड़े हुए हैं, वो इन ग्रुप को दिखाएगा। लेकिन जब एक डांडिया नाइट हुई और बोला गया कि हर एक कम्युनिटी से, आई मीन हर एक बिल्डिंग से, हर एक ग्रुप से एक फीमेल को बेस्ट अवार्ड दिया जाएगा फॉर समथिंग, तो अब क्या है, अब वो ए वाले एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो आउट ग्रुप की फीलिंग उनको बी सी डी ई एफ के साथ आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि वैसे वो आपस में भी कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन तब वो एक जनरल बात हो गई। लेकिन जब उनके साथ बाहर के भी और लोग होते हैं, वो भी उसी मात्रा में ग्रुप्स होते हैं, तो वो इन ग्रुप आउट ग्रुप की फीलिंग आती है। रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप वो होते हैं जिन ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट करते हैं खुद का, वो रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, है ना, कि देखो उस ग्रुप में तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हम भी वैसा करेंगे, तो वो आप उसको रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस ग्रुप हो गए। राइट, तो बहुत सिंपल है ये। अब वो कौन से रूल्स हैं जिनसे ग्रुप बनता है, ग्रुप जो है वो गवर्न होता है, मतलब क्या हुआ कि ग्रुप फॉर्म होता है, जिनकी वजह से मतलब वो चीज़ें होनी ही चाहिए। नॉर्म्स, नॉर्म्स होती क्या है, शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है एक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ग्रुप के रूल्स जो हैं वो नॉर्म्स में आते हैं। रिटल रूल्स हो सकते हैं और अनस्पोकन भी हो सकते हैं। जैसे लेट्स से मैंने ग्रुप बनाया, आप सबको ऐड कर लिया, ऐसा बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं मैम व्हाट्सएप का ग्रुप कहाँ है, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप मैंने नहीं बना रखा है स्टूडेंट्स के लिए, टेलीग्राम पे ज़रूर बना रखा है, व्हाट्सएप पे नहीं बना रखा है, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया कि एक तो हमारे ग्रुप में अगर वो ओपन रहता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तानी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा थ्रेट रहता है लोगों को, वो उसकी वजह से भी हमारा ग्रुप एक बार मैंने बनाने के बाद डिलीट किया है। और दूसरी बात ये भी है कि नंबर्स का इशू होता है, कोई भी किसी को कांटेक्ट कर रहा है तो फिर वो हम नहीं कर सकते ना कि हम किसी को थ्रेट क्रिएट करवाएं। तो मैं क्या बता रही थी आपको, दूसरी चीज़ें बताने लगी कि जो भी मान लेते कि मैंने ग्रुप बनाया, मैं वहाँ से शुरू की थी बात। अब मैंने ग्रुप बनाया, तो जब आपकी टीचर ने एक ग्रुप बनाया तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मल बिहेव करेंगे वहाँ पे, आप जोक्स नहीं भेजने लगेंगे, कर भी सकते हैं वैसा कुछ बात नहीं है, लेकिन एक बात कह रही हूँ, एक जनरल एटिकेट्स यही कहते हैं कि आपकी टीचर ने एक ग्रुप बनाया तो आप उस पर जोक शेयर करना शुरू नहीं करेंगे, रेस्पेक्टफुली मैनर में बात करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे जैसे दोस्तों के ग्रुप में करते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कोई रूल ना बताऊं, आप ऑटोमेटिकली वैसा बिहेव करने लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये रूल बना दूं कि कोई भी 5 PM के बाद मैसेज नहीं करेगा, कोई भी किसी पर्सन को इस तरीके से ऐसे मैसेजेस नहीं भेजेगा, या कोई स्पैम मैसेजेस नहीं शेयर करेगा। तो कई बार रूल्स बना दिए जाते हैं, कई बार कॉमन सेंस वैसे होता ही है लोगों में, तो नहीं भी करते हैं। तो नॉर्म्स की वजह से हमें ना प्रिडिक्शन लगाना आसान रहता है, मतलब हमें पता है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैम ने ऐसा कहा था कि इस ग्रुप में कोई भी ऐसे फॉरवर्ड्स नहीं भेजेगा, तो ये भी हमें गुड मॉर्निंग नहीं भेजना है ना, तो ये ध्यान रहता है। तो नॉर्म्स इस तरह से काम करते हैं। रोल, अब रोल में क्या है, मान लीजिए मैं एडमिन हूँ, मैंने औरों को भी एडमिन बनाया कि आपको हर शाम को 5 बजे क्विज डालनी है जिसका स्टूडेंट आंसर करेगा। मान लीजिए मैंने किसी को भी दूसरे अपने स्टाफ में किसी को ऐड करके बनाया, तो मैंने उनको कुछ रोल्स दे दिए, स्टूडेंट को कुछ रोल्स दे दिए, या कुछ भी, तो हमारे ग्रुप में जो रोल्स होते हैं वो होते हैं। ये हम ज़रा व्हाट्सएप के फीचर से बाहर निकले क्योंकि एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया था। तो आप ये देखिए, कम्युनिटी में सोसाइटी का कोई अध्यक्ष होता है, जैसे आपने वो, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, मैंने काफ़ी देखा है पहले, तो उसमें रहता है ना कि वो सोसाइटी का अध्यक्ष का रोल है, अध्यक्ष अपना रोल प्ले कर रहा है, दूसरा कोई पर्सन है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उससे क्या है, वो चीज़ें रोल अपना अपना प्ले करते रहने की वजह से वो ग्रुप चल रहा है। तो ग्रुप में रोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल होता है, रोल का रोल होता है। स्टेटस हायरार्की, ये भी ज़रूरी है कि जो अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब अथॉरिटी के मैनर्स में हम हायरार्की सेट करें, वो भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि ये लोग जानते हो कि ये सीनियर है, जूनियर है, तो उस तरीके से, मतलब नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड जूनियरिटी, बट किसी भी तरीके से वो स्टेटस हमें मेंटेन करना होता है। कन्फॉर्मिटी बड़ी ज़रूरी है ग्रुप में, क्योंकि अगर एक ग्रुप में रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स के हिसाब से ग्रुप चल रहा है, लेकिन उसे कोई मान ही नहीं रहा है, तो फिर क्या ही रह जाता है, वो ग्रुप कहाँ रह जाएगा फिर वो। तो इसीलिए मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाता है वो ग्रुप के रूल्स को कन्फर्म करें। ठीक है, नॉन कन्फर्मिंग बिहेवियर पर पनिशमेंट मिल सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स, ग्रुप फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग डिसीजन, मेजॉरिटी वोट, काफ़ी जगह पर जो है डिसीजन लिया जाता है ग्रुप के मेंबर्स की हेल्प से। ऐसा नहीं कि ग्रुप के मेंबर्स का कोई काम नहीं है, उनकी भी वैल्यू है, और उनकी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ उनसे काम भी लिया जाता है। सैंक्शन एंड रेनफोर्समेंट, कई बार कन्फॉर्मिटी पर ग्रुप रिवॉर्ड करता है और डेविएट करने पर पनिश करता है। प्रेज, प्रमोशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं बेस्ड ऑन सिचुएशंस। कम्युनिकेशन रोल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बढ़े, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किस तरीके से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को कैसे
रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करें, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस होती हैं। दीज रूल्स आर एसेंशियल फॉर ग्रुप कोहेजन, स्टेबिलिटी, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब कम्युनिकेशन का क्या रोल है ग्रुप डायनामिक्स में, ये तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन का तो हर जगह अपना इंपॉर्टेंट रोल है। जितना बेटर वे में कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होंगे, उतना ही अच्छे तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए कैसे रोल है बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग ग्रुप मेंबर्स। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये लोगों को एक दूसरे से अपने आपस में ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, दूसरे को सुनने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और इसी की हेल्प से नॉर्म्स, रोल्स और एक्सपेक्टेशंस भी डिसाइड हो पाती हैं। तो ग्रुप के इंटरेक्शन का ये फाउंडेशन होता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप नॉर्म्स एंड रोल, उन नॉर्म्स बन तो गए पर वो ओवर टाइम डेवलप होते रहे, चलते रहे, इसके लिए भी ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन रिपीटेडली चलता रहे। एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे बातचीत ही नहीं होती है, वो कुछ टाइम के बाद अब देखिए उस ग्रुप में लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े नहीं रहेंगे। तो कम्युनिकेशन लोगों को जोड़ने का काम करता है, ग्रुप को बनाए रखने का काम करता है। एनहांसिंग कोहेजन एंड यूनिटी, जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो लोगों में जुड़ाव होता है, वो फील करते हैं कि वी आर हर्ड, वी आर अंडरस्टूड, हमें समझा जा रहा है, और यूनिटी की फीलिंग आती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कम्युनिकेशन उसको भी रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। कॉन्फ्लिक्ट में अपने पढ़ाई था कि कम्युनिकेशन तो एक की है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। अच्छा, ये जो बातें हम यहाँ मैं बस बढ़ाते जा रही हूँ आगे, आप ऑलरेडी जानते हैं कि कम्युनिकेशन से किसी भी ग्रुप के अंदर हम उस कम्युनिकेशन का रोल कैसे देख सकते हैं, है ना। कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, अगर अच्छे तरीके से लीडर्स कम्युनिकेट करें तो मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कुछ अलग करने के लिए, नया करने के लिए लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना, वो भी होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक हेल्प्स इंडिविजुअल द ग्रुप इम्प्रूव। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लर्निंग को फॉस्टर करता है, और अच्छे फीडबैक की हेल्प से ही, यानी कम्युनिकेशन की हेल्प से ही बेटर होता है फीडबैक। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ड्राइविंग फोर्स है ग्रुप के पूरे प्रोसेस के पीछे, और ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। काफ़ी यूज़फुल है। सिंपल टॉपिक था वो, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। अब आता है क्राउड बिहेवियर एंड ग्रुप माइंड थ्योरी ऑफ क्राउड बिहेवियर। क्राउड साइकोलॉजी क्या है? दिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड व्हेन पीपल आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप और क्राउड। अभी आपने क्राउड समझा था, भीड़ जिसे हम कहते हैं, जो बिना बात के कहीं भी इकट्ठी हो जाती है, या फिर जब इकट्ठी होती है तो वो सभी, क्राउड का क्या रहता है, क्राउड एक दूसरे की तरफ नहीं देखता, वो सब मिलके एक तरफ देखते हैं, वही क्राउड होता है। ये एक्सप्लोर करता है हाउ इंडिविजुअल्स में एक्ट डिफरेंटली इन क्राउड कंपेयर टू व्हेन दे आर अलोन और इन सिमिलर ग्रुप। कभी आपने देखा होगा कोई भी ऐसी जगह जहाँ क्राउड होता है, वहाँ पे कोई भी मिसबिहेव कर रहा है, कुछ भी बिहेव कर रहा है, मतलब वो एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव ही नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। क्राउड में एक ह्यूमन का बिहेवियर और एक अकेले में उसका बिहेवियर में बहुत फर्क होता है। अ क्राउड इज अ टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ पीपल gathered for a common purpose such as political rally, protest, religious gathering और public event। ये इनका पर्पस कॉमन हो सकता है, बट वही वाली बात है कि सब एक तरफ देख रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव नहीं होता, किसी तीसरी चीज़ के संग जुड़ाव हो सकता है, चाहे भले ही वो मैंने कहा ना कि किसी एक्सीडेंट को देखने के लिए भी क्राउड खड़ा होता है, तो उनका पर्पस नहीं होता, वो चीज़ उनका अटेंशन ले रही होती है, या वो उसमें अपना समय दे रहे होते हैं। Within crowd, people may abandon their personal norm and adopt collective emotion and behavior, sometimes leading to irrational and extreme actions such as riots or mass panic। जो क्राउड होता है वो कई बार इस तरीके का बिहेवियर करता है क्योंकि उनको लगता है ना कि हमें इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा जिस भी तरीके के राइट्स होते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ होती है जहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पे उनकी यूनिटी नहीं होती है, वो क्राउड होते हैं, उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमें इंडिविजुअली क्या मेजर किया जाएगा, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। Crowd behavior is not uniform. It can be peaceful or aggressive, organized or chaotic. Social psychologists study various type of crowd. कई तरीके के crowd को study करते हैं, जिसमें कि ग्रुप माइंड थ्योरी को हम पहले पढ़ेंगे, क्राउड बिहेवियर के बारे में ये क्या बताती है। ये अर्लीस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है क्राउड साइकोलॉजी की, ग्रुप माइंड थ्योरी, जिसको गुस्टेव ले बॉन ने क्रिएट किया था लेट 19th सेंचुरी में। और उनका ये कहना था कि क्राउड एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि भीड़ में जब लोग कुछ करते हैं तो वे सोचते हैं सिर्फ मेरा ही सब कुछ थोड़ी होगा, जिसको हम कहते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट। बाईस्टैंडर इफेक्ट भी ये करता है, उन्हें लगता है कि
दूसरा भी तो है, उसका भी नाम आएगा इस चीज़ में। जब रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे किसी जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो इंसान ये सोचता है कि वो दूसरा व्यक्ति भी तो है, बाय स्टैंडर्ड जो मेरे साथ खड़ा है, बाय स्टैंडर्ड जो मेरे साथ खड़ा है, तो उस वो भी तो कर सकता है, वो भी तो है, तो मैं क्यों करूँ, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। इसको कहते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। तो लोग अपनी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को खो देते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी से उनको कोई मतलब ही नहीं रहता, और वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसा वो अकेले में कभी बिहेव नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है, इसमें कुछ की अजम्पशंस हम समझेंगे। Being part of a crowd gives individual a sense of invisibility और reduced personal responsibility। जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, वो अनोनिमस फील करते हैं, उन्हें लगता है हमें कोई नहीं जानता, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है, जो कि सेल्फ रेगुलेशन को लोअर करती है, इम्पल्सिविटी को बढ़ाती है। सजेस्टिबिलिटी, इंडिविजुअल्स इन अ क्राउड बिकम हाईली सजेस्टेबल एंड ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय लीडर्स और डोमिनेंट इमोशन। रैशनल थिंकिंग सप्रेस हो जाती है, इमोशनली वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहते, और इंडिविजुअल क्राउड में क्या करते हैं, हाईली सजेस्टेबल हो जाते हैं और दूसरे जो कर रहे हैं उससे फॉलो भी करने लगते हैं क्राउड में आके। कंटेजियन, इमोशंस एंड बिहेवियर्स आर कंटेजियस विद इन अ क्राउड, यानी फियर, एंगर, एंथुजियाज्म, ये बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। द क्राउड एम्पलीफाइज शेयर्ड फीलिंग लीडिंग टू यूनिफाइड समटाइम इरेशनल एक्शन, कई बार इरेशनल बिहेवियर भी देखने को मिलता है। लॉस ऑफ रेशनैलिटी एंड मॉरल जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल मॉरल कोड्स आर ओवररिडन बाय द क्राउड्स इन्फ्लुएंस। कई बार आप देखते हैं कि लोग ऐसे भी क्राउड में ऐसा बिहेव कर देते हैं जो उनके मॉरल वैल्यूज या एथिक्स के अगेंस्ट होता है, पर वो करते हैं, वो सोचते हैं हमें कौन देख रहा है, हमें कौन नोटिस कर रहा है, तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। पीपल बिहेव मोर प्रिमिटिवली और इंस्टिंक्टिवली, उनको जैसा भी फील आता है वो वैसा करने लगते हैं बिना ये सोचे कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने माना कि जो क्राउड का जब पार्ट बन जाते हैं इंडिविजुअल, तो वो ग्रुप माइंड बन जाते हैं, वो ग्रुप का माइंड है, वो उनका इंडिविजुअल माइंड वहाँ रहता ही नहीं है, जिसको उन्होंने ग्रुप माइंड थ्योरी का नाम दिया। इस थ्योरी में अगर हम बात करें कि क्या क्रिटिसिज्म है, तो लीबॉन्स थ्योरी वॉज पायनरिंग, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग ओवर डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉट अकाउंटिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्टेक्स्ट। उनकी बाद की थ्योरी जो आई थी, उनके बाद जिन्होंने दी थी, उन्होंने क्राउड में सेल्फ का लॉस हो जाने पर बात की थी, लेकिन जो बात इन्होंने नहीं करी थी। ग्रुप माइंड थ्योरी रिमेन्स फाउंडेशनल इन अंडरस्टैंडिंग मास बिहेवियर, काफ़ी हद तक यूजफुल भी है। क्राउड बिहेवियर पर कुछ और थ्योरीज भी हैं, जिसमें से एक तो आप पढ़ ही चुके हैं। अच्छा, क्या फ़र्क है, मैंने आपको वो थ्योरी अलग से भी समझा दी, और अगर क्वेश्चन आता है थ्योरीज ऑफ क्राउड बिहेवियर, तो यानी आपको एक से ज़्यादा थ्योरी लिख के आनी है। कितनी थ्योरीज आपको आती हैं उसी के हिसाब से लेंथ डिसाइड होगी। आप 2 भी लिख सकते हैं, पर उनको थोड़ा बड़ा आपको करना पड़ेगा। तो एक तो आपकी तैयार हो ही गई है ऑलरेडी, जिसको आपने पढ़ ही लिया है, लीबॉन्स की जो थ्योरी है, ग्रुप माइंड थ्योरी। मुझे नहीं लगता मुझे इसको रिपीट करना है, इसके बारे में आप जानते हैं। आते हैं जो अभी मैंने कहा था कि इसके बाद आई थी ऑलपोर्ट की इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी, उसको हम कवर करेंगे, फिर कन्वर्जेंस थ्योरी पे आएंगे। Floyd Allport challenged Lebon's group mind concept, suggesting that crowd behavior is the result of individual behavior, not a collective consciousness. उनका ये कहना था कि जो भी लोग इंडिविजुअली जैसे बिहेव करते हैं वो उसी का रिजल्ट है, मतलब हर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से इकट्ठा हो गया, तो कुल मिला के जो इंडिविजुअल का सम हो गया वो है थ्योरी, जिसको वो इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी का नाम देते हैं। पीपल इन क्राउड बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर प्री एग्जिस्टिंग टेंडेंसी, और वो बाद में एक जगह पर आके वो टेंडेंसीज मिक्स हो जाती हैं, ऐसा ये कहते हैं। नो मिस्टीरियस ग्रुप माइंड इज फॉर्म्ड, उनका ये कहना है कोई ग्रुप माइंड फॉर्म नहीं होता है। द क्राउड ओनली एम्पलीफाइज इंडिविजुअल इमोशन, लेकिन फंडामेंटली अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर पाता, तो वो हर एक का इंडिविजुअल इमोशन होता है जो हमें जो वहाँ पे वो दिखा रहे होते हैं वो हमें नजर आता है। स्ट्रेंथ क्या है कि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आती है, ये थ्योरी थोड़ा फॉरवर्ड लेके आती है। कन्वर्जेंस थ्योरी में क्या है, कन्वर्जेंस थ्योरी ये कहती है कि लाइक माइंडेड इंडिविजुअल कम टुगेदर टू फॉर्म अ क्राउड बिकॉज दे ऑलरेडी शेयर सिमिलर एटीट्यूड। उनका कहना है कि जैसे आप जितने भी दंगा फसाद करने वाले देखेंगे, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उसमें वही लोग होंगे सिमिलर टाइप के, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे क्राउड में जो उस टाइप का नेचर फॉर्म नहीं करते, जिसको कन्वर्जेंस थ्योरी का नाम इन्होंने दिया है। सिंपल है ये, ठीक है। जैसे एग्रेशन दिखाने वाले लोग एक ही जगह पे आपको मिलेंगे, सिमिलर टाइप के होंगे। क्राउड डू नॉट चेंज पीपल, दे ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल विद सिमिलर मोटिव। एक जैसे मोटिव वाले लोग आते हैं, क्राउड सबको इकट्ठा नहीं करता, ये कहा गया है कन्वर्जेंस थ्योरी में। फिर एमर्जेंट नॉर्म थ्योरी है, ये कहती है कि दिस थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल नॉर्म दैट एमर्ज ड्यूरिंग क्राउड इंटरेक्शन। इनका कहना है कि क्राउड में जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं जिनको लोग फॉलो करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली एमर्ज हो जाते हैं
पर्सन के ऐसे क्राउड वाले एरिया में आने की वजह से। तो उनको ये कहना है कि एम्बिगियस सिचुएशन में आके कुछ नए नॉर्म डेवलप हो जाते हैं। ये थोड़ी अलग बात ज़रूर करते हैं, पर बात है तो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है। ये कहती है कि पीपल इन क्राउड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी बट एक्ट बेस्ड ऑन शेयर्ड सोशल आइडेंटिटी। लोग आपस में जिस तरह से अपनी सोशल आइडेंटिटी को शेयर करते हैं उसी के बेसिस पर वो बिहेव करते हैं। क्राउड बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड है। क्राउड बिहेवियर उनका मतलब ये किसी पर्पस से ऐसा करते हैं। और जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो लोगों के बीच में उनका जैसा भी रेपो है, वो सारे एक्शन से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इंटर ग्रुप डायनामिक्स यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट टर्निंग वायलेंट ड्यू टू पुलिस कन्फ्रंटेशन एंड परसीव्ड ग्रुप थ्रेट, ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो मिक्स होके आती हैं, तो आपको लिखनी है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। हम सभी जानते हैं कि कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन, जरा से 1 मिनट का ब्रेक लूँगी, वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, जस्ट अ मिनट। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्लास। कोऑपरेशन क्या है? एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन, एक दूसरे के संग जुड़कर किसी सिमिलर पर्पस के लिए वर्क करते हैं। जैसे टीम वर्क एक कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। टीम एक साथ वर्क करती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो जीतने के लिए उनका एक ही गोल है कि उन्हें जीतना है, मैच को जीतना है, और उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सब। तो कोऑपरेशन वहाँ पे हमें नज़र आता है, आपस में वो एक दूसरे करते हैं। वो आपस में कॉम्पीट नहीं करते, अगर करने लगते तो फिर वो जैसे चक दे इंडिया में होता है ना, शुरू में एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। वो कोमल चौटाला और वो जो भी सीन था, तो वो क्या होता है, वो वही सीन है कि वो आपस में एक दूसरे कम्पीट करने लग रहे हैं। तो कंपटीशन नहीं, कंपटीशन भी 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल कोऑपरेशन में को हम प्रो सोशल बिहेवियर की तरह से भी देखते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर मतलब एक सोशल बिहेवियर जब हम कहते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्टेड रूल्स होते हैं कि आप सोशली कैसे बिहेव करेंगे, ओके। प्रो लग जाता है तो मतलब एक बहुत ही बेहतर तरीके का, प्रो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता है, प्रोफिशिएंसी को दिखाता है। तो जब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रुप में बिहेव करते हैं या लोगों के बीच बिहेव करते हैं तो प्रो सोशल बिहेवियर में आता है, जहाँ आप लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को बिना कुछ विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न यू हेल्प पीपल। एजुकेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कोऑपरेशन को ही प्रमोट करते हैं। वो चाहते हैं कि ग्रुप में लोग रहें, एक दूसरे से सीखें, कोलैबोरेटिव लर्निंग करें। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं आपके हिसाब से कोऑपरेशन की? यहाँ पे कॉमन गोल होते हैं लोगों के, कोऑपरेशन तभी तो होगा, गोल कॉमन होगा, एक दूसरे से बेनिफिट मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर सारा वजन डाल दिया हमने तो वो कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, है ना। जब लोग मिल बांट के बराबर का काम करते हैं। इंटरडिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन बना रहे उनके बीच में, और कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ देखें तो कंपटीशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स स्ट्राइव टू आउट परफॉर्म वन अनदर इन अचीविंग अ गोल दैट इज लिमिटेड और एक्सक्लूसिव। कंपटीशन में लोग compete करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, और कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ चलते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक साथ आगे बढ़ने के लिए। ये एक विन लूज डायनामिक्स पे बना है, जहाँ पे सक्सेस एक पर्सन गेन करता है तो दूसरे को फेलियर मिलता है। जैसे कि कंपटीशन वही 2 टीम्स के बीच में जो हम देख रहे हैं वो कंपटीशन हो गया। कंपटीशन तो आप करते आ रहे बचपन से, अभी कितनी चीज़ों में आपने कम्पीट किया है। कंपटीशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीके से हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन वो है जब आप उसको एक हेल्दी स्पिरिट के साथ लेते हैं, लेकिन जब दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं तो वो कंपटीशन ना रह के वॉर बन जाती है। डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन में स्ट्रेस, अनएथिकल बिहेवियर, ये सब देखने को मिलता है। सोशल साइकोलॉजी में कंपटीशन को हम कंसीडर करके चलते हैं कि हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, compete करना चाहिए लोगों को। कंपटीशन भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन की नहीं हो लोगों के अंदर, वो भी गलत चीज़ है। कंपटीशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो गोल की स्कैरसिटी होती है, मतलब एक ही चीज़ के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं। इंडिविजुअल फोकस होता है, सेल्फ पे ज़्यादा फोकस्ड होता है, टीम पे नहीं होता। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता है, सक्सेस को दूसरे की सक्सेस की तुलना में देखा जाता है। विन लूज आउटकम होता है, मतलब एक जीतेगा दूसरा हारेगा। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, मोटिवेशन उसमें भी हाई होता है, इसमें भी हाई होता है। कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल, मतलब अगर कुछ टेंशन आती है तो उसको भी हैंडल करने का एक जज्बा होना चाहिए। प्रेशर और स्ट्रेस झेलने के लिए तैयार रहिए, वो तो इसमें होता ही होता है। कोऑपरेशन और कंपटीशन के बीच में डिफरेंसेस पूछे गए हैं, तो जितना आपने पढ़ा है ना उसी के बेसिस पर ये डिफरेंसेस आप लिख के आ सकते हैं कि ये एक कॉमन गोल के टुवर्ड्स वर्क करते हैं, ये लिमिटेड रिवॉर्ड्स के लिए करते हैं,
यहाँ विन विन आउटकम होता है, यहाँ पे विन लूज आउटकम होता है। जस्ट अ मिनट, समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। तो ये जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, राइवलरी के केसेस बन जाते हैं। ये जितना आपने पढ़ा है ये वही सब चीज़ें हैं जिनको आपको पॉइंटर्स में लिखना है, उसी में से आपको निकालना है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ MPC 004 सीरीज़। ये एक ऐसी सीरीज़ थी जिसने आपको बहुत वेट कराया, बट आई एम श्योर एग्जाम से पहले आपने सब कवर कर लिया होगा। बहुत अच्छा पेपर आप करके आएंगे। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये एक पेपर ऐसा है जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं। मैं पूरी याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरी सीरीज़ में कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं आपको बताने से भूल गई। जब जिस वीडियो में मुझे जहाँ जो ध्यान आया मैं आपको बताती रही हूँ। और इस पेपर को आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस अपना राइटिंग का पार्ट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स प्लेंटी यूज़ कीजिएगा। ये पेपर आपको एग्जाम्पल से ही पूरी आपकी नैया पार लगवा देगा। तो अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 5th पेपर का होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।